नमस्कार, मैं संध्या भंडारी। एक बारी फिर से आपका स्वागत है न्यूज़ सोर्स के इस इन्फॉर्मेटिव शो में। हर बार की तरह इस बार भी मेरे साथ हैं द फाउंडर ऑफ न्यूज़ सोर्स मिस्टर हेमंत गुप्ता। और आज जो मैं सवाल लेकर आई हूँ उनके लिए, जो मैंने प्रिपेयर किए हैं, जो क्वेश्चनर प्रिपेयर किए हैं, वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप स्टार्टअप में और स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने में या स्टार्टअप्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व करना चाहते हैं, इसीलिए आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। हेलो सर। तो सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है आपसे कि जब हम कोई आइडिया लेकर आते हैं कि मैं अपना स्टार्टअप करना चाहती हूँ, मेरे पास बहुत सारे आइडिया होते हैं, तो क्या वो आइडिया यूनिक होना ज़रूरी है, या ये हम कैसे तय करें कि हाँ मेरा आइडिया यूनिक है या नहीं है? देखिए, पहली बात तो आइडिया यूनिक होना ज़रूरी नहीं है, एग्जीक्यूशन इम्पोर्टेंट है। ओके। आइडिया कैसा भी हो, जैसे आपने होम शॉप 18 को देखा है, वो तो आइडिया बहुत पुराना है, बाद में फ्लिपकार्ट अमेजन आ गई। राइट। तो आइडिया नया नहीं था, बट एग्जीक्यूशन नए तरीके से था। ओके। अल्टीमेटली ना मतलब आइडिया इंपॉर्टेंट नहीं है। 140 करोड़ भारतीयों के पास 140 करोड़ आइडियाज होंगे। राइट। आइडिया पर ना तो कोई फंडिंग मिलती है, राइट। ना आइडिया पर कोई स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है। मेन है आइडिया को डिफाइन करना और फिर उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करना। राइट। ओके। सो मेरा आपसे अगला सवाल यही था कि अगर हमने अपना आइडिया चूज़ कर लिया कि हाँ मुझे इसके ऊपर बिजनेस करना है, तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करें, एग्जीक्यूशन हम कैसे करें, कैसे लोगों तक पहुंचाएं? देखिए, एग्जीक्यूशन एक बहुत बड़ी बैटल है, राइट। एक लड़ाई है, जिसमें उस लड़ाई को लड़ने के लिए स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी आपको। और वो स्ट्रेटजीज, सबसे पहली अगर मैं बात करूं उस स्ट्रेटजी में, तो सबसे पहला आता है कि आपको एक ऐसा मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ेगा जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को एक्वायर कर सकें। क्योंकि एक नए स्टार्टअप के लिए, एक नए आइडिया के लिए, या किसी भी ऐसे आइडिया के लिए जिसको आप डिफरेंट वे में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को एक्वायर कर सकें। क्योंकि कस्टमर जब तक आप एक्वायर नहीं कर पाएंगे, तब तक आप ना तो आगे आने वाले टाइम में क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग भी नहीं कर पाएंगे, और क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग नहीं कर पाएंगे तो आपका स्टार्टअप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर एक्विजिशन हमेशा महंगा पड़ता है। राइट। हम हमारे कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करें, ये वाली बात हो गई। तो सबसे पहले हमने हमारा आइडिया चूज़ कर लिया, हमने कस्टमर्स को अट्रैक्ट भी कर लिया, एग्जीक्यूशन भी सही से कर लिया। अब आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे करें, मेनली स्टाफ को कैसे मैनेज करें? देखिए, स्टाफ को मैनेज करने में एक ही बात मैं कहना चाहूँगा, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। प्रैक्टिकल रहेंगे तो बेटर रहेगा। स्टाफ कोई मंगल ग्रह से तो आएगा नहीं। स्टाफ एक्चुअली ज़्यादातर लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि आज की डेट में अच्छा स्टाफ नहीं मिल रहा, सही तरीके से उनको पता नहीं है। फैक्ट ये है कि मतलब मेडल पेड़ पे नहीं उगते, उनको बनाना पड़ता है। कमाया जाता है। आपको अपने लोगों को तैयार करना पड़ेगा, आपको उनके प्रॉपर प्रोफाइल डिफाइन करने पड़ेंगे। उनको जब आप प्रोफाइल डिफाइन करके देंगे तो उनको ऐसे सिस्टम्स देने पड़ेंगे ताकि वो कंफर्टेबली अपनी परफॉर्मेंस को जज कर पाएँ खुद से ही, और वो दूसरे लोगों को भी परफॉर्मेंस देख पाएँ ताकि अपनी परफॉर्मेंस उस हिसाब से सुधार भी पाएँ। पॉजिटिव कल्चर देना पड़ेगा आपको अपनी कंपनी में। अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत मेहनत लगती है। बेसिकली क्या होता है ना कि टीम बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है। आइडिया बहुत आसानी से मिल जाता है, आप उस पर ऐसा प्रोडक्ट भी आसानी से बना लेते हैं जिससे आप कस्टमर एक्वायर कर लें। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है ना कि उन कस्टमर्स को सर्व तो एम्प्लॉयज़ नहीं करना है, हर चीज़ तो आप भी नहीं कर सकते। तो मतलब फैक्ट मैं बता रहा हूँ कि यही सबसे बड़ा बैटल है, एक अच्छी टीम तैयार करना। किसी भी लड़ाई को भी आप तभी जीत सकते हो जब आपके पास सेना हो, और अच्छी सेना हो, और वो सेना को चलाने के लिए स्ट्रेटजी भी बनानी होती है, और
स्ट्रेटजी भी क्या करेगी जब तक आपके पास अच्छे कर्मवीर ना हो। राइट राइट राइट। तो मतलब हमें ट्रेनिंग हमारे एम्प्लॉयज़ को देते रहना चाहिए, बताते रहना चाहिए, बीच बीच में मोटिवेट करते ट्रेनिंग भी रहना दो चाहिए। टाइप की होती है। एक तो जब आप किसी एम्प्लॉय को ज्वाइन करवाते हो तो उसकी प्राइमरी ट्रेनिंग, और फिर उसके बाद कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, राइट वो किस चीज़ में अच्छा है उसमें और इम्प्रूवमेंट करना। अगर आप कोई और नई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे रहे हो तो एक्सेप्टेंस जरूरी है सामने वाले की। आप जबरदस्ती थोपेंगे तो वो काम नहीं करेगा। मेरा अपना मानना है किसी से भी आप काम जबरदस्ती नहीं करा सकते। राइट आप रोज रोज उसको सुनार वाली चोट मत दो। अगर आपको देनी ही है तो लोहार वाली एक बार दे दो, या तो वो टिकेगा या तो वो चला जाएगा। Right. टिकेगा तो वो सही से काम करेगा। आपकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए। ज़्यादातर मैंने देखा है ना लोगों को कि अपने एम्प्लॉयज़ को रोज रोज ही कुछ ना कुछ पिंच करते रहते हैं, पोक करते रहते हैं। उसका कोई फायदा नहीं है। आप एक बार में अपनी एक्सपेक्टेशन क्लियर क्यों नहीं कर देते? रोज आपके विचार बदलते हैं, उस हिसाब से आप अपनी टीम को नहीं चला सकते। राइट। और अगर मैं बात करूँ डिपार्टमेंट्स की, तो एक कंपनी में मेन कौन से डिपार्टमेंट्स ज़रूर होने चाहिए? देखिए, डिपार्टमेंट कंपनी के साइज पे डिपेंड करते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसे ब्रह्मांड में 8 ग्रह हैं, उसी तरीके से आप एक स्टार्टअप की दुनिया में 8 पॉइंट मैं आपको बता सकता हूँ जिस पर एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर को ध्यान देना है। ओके मतलब डिपार्टमेंट तो नहीं कहूँगा मैं उनको, मैं पॉइंट्स कहूँगा। उनको आप डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कर सकते हो उनका। जैसे सबसे पहले स्टार्टअप आइडिया, तो आइडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी आ जाता है, तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट बना सकते हो। क्योंकि आइडिया केवल एक बार एक आइडिया आ गया उससे स्टार्टअप का नहीं होता है। आइडिया तो और भी आते रहते हैं, हर फील्ड में आइडिया आता रहता है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नए नए प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, क्रॉस सेलिंग के लिए, अप सेलिंग के लिए प्रोडक्ट डेवलप करने हैं, कस्टमर को एक्विजिशन करने के लिए और प्रोडक्ट डेवलप करने हैं, प्रोडक्ट बंडल बनाने हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। मतलब आप सर्विस ऑफरिंग को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट आप कह सकते हो। उसके बाद आपका आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो प्रोडक्ट टेस्टिंग वगैरह की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आज की डेट में अपने प्रोडक्ट वगैरह टेस्टिंग कर सकते हो जो भी आप लॉन्च कर रहे हो। तो एक डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपके पास होना चाहिए। कंटेंट क्रिएशन के लिए आपके पास एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन के बिना आप अपने आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, टेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो लोग लेने को तैयार भी हैं या नहीं, या क्या चेंज करना है, कैसे फीडबैक लेना है, वो सारी चीज़ें। इसके बाद आपका ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, सेल्स है, मार्केटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स है। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जोक्स में तो ये कहा जाता है कि एचआर सिर्फ रंगोली बनाने के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एचआर सिर्फ रंगोली बनाने के लिए नहीं होता है। एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और ट्रेनिंग वगैरह सब उसी में ही आता है। राइट तो एक स्टार्टअप को शुरू करने से पहले मतलब रियली इन सब डिपार्टमेंट्स को सोचना होगा, चाहे एक ही बंदा हो उनके डिपार्टमेंट में, क्योंकि स्टार्टअप छोटे लेवल से शुरू होते हैं। और अगर कोई स्टार्टअप बड़ा हो गया है तो फिर उसको स्टार्टअप नहीं कहेंगे, वो तो एस्टेब्लिश बिजनेस ही कहेंगे हम लोग। तो एक स्टार्टअप के लिए एरिया ज़रूरी है और हर एरिया में एक एक पर्सन ज़रूरी है। उसके बाद तो उसके अंडर में और पर्सन डेवलप होते जाएंगे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी। राइट राइट ओके। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेल्स डिपार्टमेंट हो गया या सब इक्वल है? देखिए, मैं अपने सीए एग्ज़ाम की जब प्रिपरेशन करता था तो आपको बताऊंगा कि हमारे एग्जामिनेशन का कुछ ऐसा रूल है कि आपको एक सब्जेक्ट में 40 नंबर तो लाने ही लाने हैं और एग्रीगेट 50 होने चाहिए। ओके यानी अगर 4 सब्जेक्ट है तो 200 नंबर लाने टोटल और एक सब्जेक्ट में 40 नंबर चाहिए। मिनिमम। तो एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम का ये तरीका है और ये बहुत कुछ सिखाता है। ये बहुत कुछ सिखाता है कि हर एरिया में बराबर ध्यान देना है। और मैंने अपने एग्ज़ाम ऐसे ही पास किए हैं, हर एरिया में बराबर ध्यान देके। क्योंकि क्या है कि पिलर हैं ये, अगर एक पिलर छोटा हो जाएगा और एक बड़ा हो जाएगा तो काम नहीं तो फिर वो छत टिकेगी नहीं ना। तो इसका मतलब ये कि इक्वल होना चाहिए। सब इक्वल है, सब इक्वल है। लोग मार्केटिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो R&D पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हर चीज़ों को बराबर ध्यान देना है, बराबर ध्यान देना है, इक्वली। इक्वली।
ओके हर एक में बराबर मार्क्स लाने हैं। ओके सो अब हम आते हैं नेक्स्ट फंडिंग पे। एक बिजनेस को बढ़ाने के लिए फंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो स्टार्टअप कैसे इसको एक्वायर कर सकते हैं? देखो, स्टार्टअप्स की कहानी ये है कि वो अपनी फैमिली तक को ट्रस्ट नहीं दिलवा पाते कि मुझे स्टार्टअप करना है, पापा पैसे दे दो। राइट, तो इन्वेस्टर्स को कहाँ से? पापा पैसे दे देंगे पेट्रोल पंप खोलने के लिए, क्योंकि जो एस्टेब्लिश बिजनेस मॉडल है उनको पता है कि इसमें पैसे मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसा आप आइडिया उनके पास लेके जाओगे या इन्वेस्टर के पास भी लेके जाओगे जिसमें उनको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, तो फंडिंग कैसे मिलेगी? तो देखो, फंडिंग लेना ना एक बहुत लेंदी प्रोसेस है, और जो लोग फंडिंग के भरोसे बैठे हुए हैं या गवर्नमेंट एड के भरोसे बैठे हुए हैं, वो लोग स्टार्टअप ना ही करें तो बेटर है। ओके क्योंकि स्टार्टअप वो करे जिसको लगता है कि नहीं, फंडिंग नहीं भी मिलेगी तो भी मैं धीरे 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 उसको बड़ा कर लूंगा। क्योंकि फंडिंग का बेस्ट सोर्स आपका कस्टमर है। और फंडिंग का आज से बहुत टाइम पहले की अगर मैं बात करूं तो लोग अपने पैसों से ही और R&D करके और हिट एंड ट्रायल करके ये अपना स्टार्टअप या अपना बिजनेस सक्सेसफुल बनाते थे। ये तो आज अखबारों में बहुत छपने लगा है कि नए नए तरीके निकल आए हैं फंडिंग उठाने के। तो वो तरीके सब मैं बता सकता हूँ आपको डिटेल में, लेकिन एक्चुअली मैं बेसिक चीज़ केवल इतनी कहना चाहूँगा कि अगर आपको आइडिया पे भरोसा है अपने, तो आपको फंडिंग मिल ही जाएगी, आज नहीं तो कल। आप उसमें सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करिए। उसके लिए बहुत सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं इंटरनेट पर, और बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने बताया है, स्टार्टअप फंडिंग को एक्सप्लेन किया है। यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं। आप उस हिसाब से मैं बताना चाहूँगा कि एक आदत बड़ी लोगों की ख़राब सी है, जिसकी वजह से वो किसी भी एरिया में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। बिकॉज बस वो सोचते हैं लेकिन लिखते नहीं हैं। अपनी सोच को लिखें। अब फंडिंग की भी बात करूं मैं, तो हमारे पास खुद बहुत सारे कस्टमर आते हैं कि हमारी पिच डेक बना दो या हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दो, और उनसे जब ये मांगा जाता है कि आप अपने आइडिया के बारे में कुछ लिख के दो, तो वो बोलना शुरू कर देते हैं मेरा आइडिया ऐसा, मेरा आइडिया वैसा। कुछ लिख के देने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमें लिखना ही नहीं आता। तो ये एक्चुअली एक इंडियंस में ना जो एजुकेशन हुई है उसमें एक काफ़ी कमी है कि लोगों में क्रिएटिविटी नहीं है उस तरीके से। अब मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि चैट जीपीटी आ गया है, चैट जीपीटी का यूज़ करें और लिखना सीखें। राइट, बहुत रिसर्च कर सकते हैं आप चैट जीपीटी को यूज़ करके, और अपने विचारों को शब्द दे सकते हैं। जब तक आप अपने विचारों को शब्द नहीं देंगे, वो विचार लोगों तक पहुंचेंगे नहीं, और लोगों तक अगर पहुंचेंगे नहीं तो लोग आपको कुछ भी क्या देंगे, फंडिंग छोड़िए। राइट सर, ये आपने भी चैट जीपीटी की बात बताई है, तो आपको नहीं लगता कि इससे लोगों की क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी? लोगों की क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। पहले गूगल करने से इंफॉर्मेशन मिल जाती थी, लेकिन लोग उसको कॉपी पेस्ट कर लेते थे। चैट जीपीटी से आप फ्रेश कंटेंट जनरेट कर सकते हो। बट खुद नहीं लिख रहे ना, वो इंटरनेट आपको एक मशीन करके दे रही है। मशीन करके दे रही है, लेकिन मशीन में हजारों लोगों के विचार पड़े हुए हैं ना पहले से, तो उन हजार लोगों के विचार मिक्स करके आपको दे रही है। और फिर आपका भी तो दिमाग है, आप वो 10 पॉइंट देगी आपको, सारे 10 पॉइंट आपको समझ में थोड़ा आ जाएंगे। आप उसमें से 2 पॉइंट चूज करिए, फिर 10 पॉइंट देगी, फिर उसमें से 2 पॉइंट चूज करिए, उसमें कुछ अपना मिक्स भी करिए अलग अलग तरीके से। इसके लिए मेरा अपना एक पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो मेरे से सीख सकता है। मैंने ऐसे बहुत सारे प्रॉम्प्ट डेवलप किए हैं जिससे आप अपने किसी भी टॉपिक पर रिसर्च कर सकते हैं प्रॉपरली, किसी भी बिजनेस एरिया में या किसी भी डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश करने के लिए, किसी भी मतलब स्टार्टअप में किसी भी एम्प्लॉय का प्रोफाइल बनाने के लिए, कोई भी सिस्टम एसओपी डेवलप करने के लिए, वो पूरा मैं बताता हूँ उसमें कि किस तरीके से आप चैट जीपीटी का यूज़ करके अपनी सारे सिस्टम प्रोसेस को आप रिटर्न डाउन कर सकते हैं। ओके, सो मतलब ये काफ़ी हेल्पफुल है लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा, वेरी पॉजिटिव वे। बहुत ज़्यादा। ग्रेट। ओके, तो अभी हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, क्योंकि आजकल एकदम बूम पे सोशल मीडिया। अभी ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के बिना हम जी ही नहीं सकते, ऐसी हालत हो गई है। तो स्टार्टअप में, बिजनेस में किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया ना अब पुराना हो गया। अच्छा। सोशल मीडिया पर बहुत ट्रैफिक, भीड़ है,
और जो लोग रियल में अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ना, वो सोशल मीडिया को एक टूल की तरह यूज़ करते हैं, ना कि डिस्ट्रैक्शन की तरह। राइट। सोशल मीडिया बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। दुनिया भर के ऐप आपने मोबाइल में डाल रखे हैं, जो सोशल मीडिया ही आप कह सकते हो, जिसमें अफवाहें ज़्यादा हैं और काम की चीज़ कम है। तो मेरा तो यही कहना है कि सोशल मीडिया को आप टूल की तरह यूज़ करो, उसमें आप कंज्यूम मत हो। और कंटेंट अगर आप बना सकते हो अच्छे से तो सोशल मीडिया को यूज़ करो, अदरवाइज उसको अपने फ़ोन में से निकाल के फेंक दो। नेटवर्किंग करनी है तो आप सोशल मीडिया का यूज़ करो, सही ग्रुप ज्वाइन करो। लेकिन मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बहानेबाजी ज़्यादा हो रही है इसमें। लोग सोशल मीडिया को डिस्ट्रैक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, उससे कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं। वरना लोग मुझसे ये नहीं पूछते फंडिंग कहाँ से मिलेगी। अरे भाई, लिंक्डइन पे इतने सारे इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, आप उनसे बात तो करो। पर बात वो उनसे नहीं करेंगे। आना फिर भी उन्हें इन पर्सन है, इन पर्सन किसी के साथ बैठ के तभी डिस्कस करना है। सोशल मीडिया पे नहीं मिल रहा, इतना सब अवेलेबल होने के बाद भी नहीं, ढूंढने नहीं आता, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है बस। डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, मतलब एक सही डायरेक्शन नहीं मिलती हमें, नहीं मिल कंफ्यूजन वाला बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है जो हमें कंफ्यूज कर देता है बस। ओके तो ये सारी तो हमारी सब्जेक्टिव बातें हो गई, लेकिन अगर मैं मेंटल कंडीशन की बात करूँ तो स्टार्टअप में ऐसा होता है, क्योंकि सपोर्ट आपको आपकी फैमिली भी नहीं करती। मैक्सिमम स्टार्टअप्स में ये होता है, आपके फैमिली फ्रेंड्स सब, आपकी एक एज भी ऐसी हो जाती है कि नहीं, आप एक रिस्क में आप अपना स्टार्टअप कर रहे होते हो, तो उसमें आपका जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत बारी ऐसा होता है कि नहीं, आई वांट टू क्विट दिस। तो उसमें आप कैसे गाइड करेंगे किसी को कि अगर उनको करना है तो करते रहिए, या फिर क्विट कैसे? बहुत लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, ऐसा है ना, आपने खुद चूज़ किया है स्टार्टअप करना, राइट, और आपको पहले से पता भी अच्छी तरीके से कि स्ट्रगल काफ़ी होने वाली है। और लाइफ क्या है, लाइफ में स्ट्रगल करके ही तो इंसान बड़ा बनता है। आपके बड़े सपने हैं, अदरवाइज अगर आपके बड़े सपने नहीं होते तो आप फिर जॉब करते और आप मंथली सैलरी पे काम कर रहे होते, और जो बॉस कहता है आप करते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टार्टअप करना अपना साम्राज्य का निर्माण करना है, और किसी साम्राज्य का निर्माण करना इतना आसान तो नहीं है। बहुत सारी स्ट्रगल होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, आप अकेले भी पड़ जाएंगे, क्योंकि राजा तो अकेला ही होता है, उसको किसी का साथ नहीं मिलता। ठीक है ना, जो उसके एम्प्लॉय हैं या जिसको प्रजा आप कह सकते हो, वो भी उसका साथ उन्हीं चीज़ों में देते हैं जो आप समझा सकते हो उनको। हर चीज़ में आपका साथ नहीं दिया जा सकता, तो आप अकेले चलना सीखना पड़ेगा आपको, और स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, अपने डिसीजंस पर कायम रहना पड़ेगा। और लोग आज नहीं तो कल आपको पहचानेंगे 100%। अगर कैपेबिलिटीज हैं, कैपेबिलिटी सब में होती हैं, मैं ये मानता हूँ। उनको हनुमान जी की तरह है, मतलब याद दिलाना पड़ता है। तो बस अपना एक मेंटर अपने साथ रखिए जो आपको ऐसी सिचुएशन में गाइड कर सके। राइट, ओके, मतलब हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, वी नीड समवन, किसी ना किसी की हेल्प, कुछ ना कुछ चाहिए होता है, सहारा, हेल्प, हाँ, एनीथिंग। तो बहुत मेंटर हैं आज की डेट में मार्केट में। उनसे आप ना भी मिलें तो उनके YouTube वीडियो देख के भी आप मतलब एक्साइटेड हो सकते हैं। हाँ, आपको मिलता है, 100% मिलता है। तो ऐसे केस में आज की डेट में रिसोर्स की कमी नहीं है, सिर्फ आपके पास प्लान की कमी है, आपके पास डायरेक्शन की कमी है। आप लिखते नहीं हो चीज़ों को, इसलिए आप क्लियर नहीं होते हो अपनी चीज़ों में। स्टार्टअप में भी आइडिया का क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। लोगों के पास आइडिया होता है लेकिन उसकी क्लियर टैगलाइन भी नहीं होती, वो क्लियर ही नहीं है उसके ऊपर। राइट, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, इमोशनली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वी नीड समवन। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम किसी से भी हेल्प ले सकते हैं, जैसे आपने बताया सोशल मीडिया, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, सेल्फ मोटिवेट हो सकते हैं और फिर से हम अपना काम कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई इंपॉर्टेंट। और आपको मैं बताती हूँ, मुझे लगता है कि जितने सारे क्वेश्चंस मैंने पूछे, अगर कोई क्वेश्चन रह गया है जो आप पूछना चाहते हैं या जो आपने फेस किया है, तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट कीजिए या कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।